अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मेहुद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिकल साइंस सेक्शन 3। जो मॉडल पेपर 1 था उसका सेक्शन 3 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 3 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसका आंसर हमें कैसे एग्जाम में लिखना है। तो क्वेश्चन है राइट द नेम्स राइट द नेम्स राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन ये है, केमिकल रिएक्शंस के नेम्स लिखो। थ्री टाइप्स जो भी है उसके अंदर, राइट द थ्री नेम्स ऑफ एनी थ्री केमिकल रिएक्शंस। राइट, राइट द नेम्स ऑफ एनी थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसके अंदर? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, कार्बन कंपाउंड्स। एंड गिव एग्जांपल। ये जून 2025 में आया था, ठीक है, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। अब यहाँ पे जब भी आपको बोलेगा कि एग्जाम्पल दो तो आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ये नहीं भूलना है। राइट, ओके। तो सबसे पहले कौन से वो थ्री टाइप्स के रिएक्शंस है जिनके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है इस एलएक्यू में। एक है फर्स्ट वन कंबशन, दूसरा है एडिशन और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये थ्री रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के नेम्स है, किसके? कार्बन कंपाउंड्स के। और हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखना है इनके, ठीक है। तो ये थ्री केमिकल रिएक्शंस है जिनको आपको याद रखना है, कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि कंबशन क्या है, ठीक है, कंबशन किसको बोलते हैं। आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपको याद रहना, ये समझ में अगर आ गया तो आप अपने आप से भी लिख ले सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कंबशन। क्या कंबशन? कंबशन इज ए व्हाट? इज ए रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। अच्छा, पहला पहला पॉइंट ये है कि कंबशन रिएक्शन कब होता? कब होता? व्हेन, जब कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स बर्न होते तब कंबशन रिएक्शन होता। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, ये कंबशन रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होता? इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और, मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मतलब हीट एंड लाइट और ढेर सारी एनर्जी, ठीक है। कंबशन आपको समझ में आया होगा। तो कंबशन रिएक्शन का मतलब है, कंबशन रिएक्शन कब होता? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स जलना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन के मौजूदगी में कार्बन का जलना, जलने से जो रिएक्शन होता है उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियरली, ठीक है, समझ में आ गया। क्या होता कंबशन रिएक्शन हुआ तो? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता, वाटर प्रोड्यूस होता और एनर्जी प्रोड्यूस होती, हीट एंड लाइट के फॉर्म में। इसको और डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल भी दो बोला था हमने, तो एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आप चाहे तो इतना लिख लो तो बस काफी है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इतना लिखेंगे आपके लिए काफी है, लेकिन मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, आप इसको समझिए। एक्चुअली है क्या कंबशन रिएक्शन मतलब? ठीक है भाई, इतना आपको बस हुआ था ना कंबशन रिएक्शन के लिए, इतना आंसर बस है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या था? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन ये पहले समझना है, एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कहां पर होता है ये? इट अकर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कहां पे होता है ये? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है ये रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता। अब सवाल ये उठता कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड रहता, जो सब्सटेंसेस के अंदर सिंगल बॉन्ड रहता उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर ही एडिशन रिएक्शन होता, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, न्यू एटम्स, जो नए एटम्स है, आर एडेड
टू मेक द कंपाउंड सैचुरेटेड। सेकंड पॉइंट क्या बोला, नए एटम्स को ऐड करते, न्यू एटम्स और एडेड टू मेक द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है उसको अपन क्या करते हैं, सैचुरेट करने के वास्ते हम नए एटम्स को ऐड करते। ठीक है, एडिशन रिएक्शन को हम क्लियरली समझ गए। अगर मैं इसको और सिंपल वे में समझाऊं, इट इज ए रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल combines with another molecule to form a large molecule। एक बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल से कंबाइन होना, with no other प्रोडक्ट्स। तो ये एक डेफिनेशन हो सकता, इट इज ए रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर, कौन सा रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, एडिशन रिएक्शन। इट इज ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल से क्या होता, कंबाइन होता टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल बनने के वास्ते, विद नो अदर प्रोडक्ट्स, इसका कोई और एक प्रोडक्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल के तौर पे इस इक्वेशन को अपन ऐसा समझेंगे, अनसैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, कंटेन या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर अनसैचुरेटेड को आपको सैचुरेटेड करना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करना है, तो क्या करना पड़ता, कौन सा रिएक्शन यूज करना पड़ता, एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन होता, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन रिएक्शन करना पड़ता। अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स रहते, सैचुरेटेड मतलब क्या है, ऑलरेडी अपन बोल चुके, हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहता बस। इसी को अपन एग्जांपल, एडिशन रिएक्शन को अपन एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था अनसैचुरेटेड का, तो मैं कार्बन लिया, डबल बॉन्ड्स, फिर एक कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप समझिए, आर्क लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड करेवा है कार्बन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, निकल यूज कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जितने भी आर हैं उनके साथ में भी सिंगल बॉन्ड। अब यह एग्जांपल दिया मैं, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड को अगर अपन निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन की गैस के साथ में अगर अपन रिएक्शन करें, तो क्या होता, ये कैसे बदल जाता, देखो किस में बदल गया, ये सैचुरेटेड में बदल गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। अब यहाँ पे जो आर लिख रहा हूं मैं, आर लिख रहा हूं, मतलब है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है ऑडियंस, आप, मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया, ये जो एग्जाम्पल है, ये अपन इसको मान लेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा बना रहा हूं मैं, कार्बन, डबल बॉन्ड्स, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बना इथीन, और रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ Na और H2, निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, और क्या बना, इथेन। इथीन जाके इथेन बना। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, मैं आर लिखा, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब है आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन H। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ करे हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करे हुए हैं, बॉन्ड करे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी के जितने भी है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये पहले इथीन था, अभी
इथेन बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ, इसी को बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या हुआ, ये हुआ एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे अपन देखे इथीन जाके इथेन बना, मतलब ये जो अनसैचुरेटेड था वो अब बन गया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ये जो रिएक्शन हुआ अभी इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो मैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को समझाने के लिए सारे एग्जांपल्स लिया, और एग्जांपल्स अपन देखेंगे एडिशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के लिए थोड़े एग्जांपल्स है, एक है वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति घी। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स है। अगर वेजिटेबल ऑयल देखेंगे जो हम घर में कुकिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, उसमें वो क्या है एक्चुअल, वो है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी ये कैसा रहता, लिक्विड के फॉर्म में रहता, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता। वही अगर वनस्पति को देखेंगे, ये वनस्पति घी, इसमें ये क्या है, ये है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है ना रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता, सॉलिड हो जाता। इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एग्जांपल था एडिशन रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट और एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी समझेंगे। अभी तक अपन कंबशन रिएक्शन समझ गए, एडिशन रिएक्शन समझ गए, एग्जांपल्स भी अपन समझ गए लेके। ठीक है, अब एक है लास्ट बचा हुआ जो इसी लॉन्ग आंसर का कंटिन्यूशन है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका मतलब क्या है बोले तो, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर इन विच वन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम या कई सारे एटम्स, टेक्स द प्लेस, टेक द प्लेस ऑफ अनदर एटम। इस बात को याद रखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक के जगह पे दूसरा आ जाना, राइट, एक की जगह पे दूसरा आ जाना, चाहे वो एक एटम रिप्लेस हो या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो, राइट। इस रिएक्शन में एक एटम रिप्लेस हो सकता या कई सारे एटम्स रिप्लेस हो सकते। तो इसी को मैं लिखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एटम। ठीक है, डन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थोड़े एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को समझेंगे। एग्जांपल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल। और एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मीथेन ले रहे हैं, CH4 उसका फॉर्मूला है, प्लस क्लोरीन अपने पास है Cl2। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया, ये CH3Cl। और से देखना CH3Cl, एक हाइड्रोजन कम हो गया और वो हाइड्रोजन कहां पे गया, इस तरफ, प्लस HCl। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन इधर चले गया, तो क्या बना ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना यहाँ पे। CH3 क्लोरो मीथेन बोलते हैं इसको, क्लोरोमीथेन बोलते हैं। अभी क्लोरोमीथेन हो गया, पहले मीथेन था विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा, क्लोरोमीथेन गिव प्लस व्हाट इट गिव्स, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये जो बना यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। इसको मैं और लिखूं तो देखो आप कैसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसी रिएक्शन को मैं और कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर ये CH3Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्या होता, फिर से H कम हो जाता है यहाँ पे, CH2Cl प्लस HCl, फिर HCl बना। फिर अगर मैं फिर से इसको यहाँ पे लिख लिया तो CH2Cl2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, CH2Cl2 विथ Cl गिव्स CHCl3 प्लस HCl। फिर से अगर मैं इसको लिया CHCl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CCl4 प्लस HCl। ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस है, इसको मैं अलग से लिखा। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये एग्जांपल्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एटम, मतलब एटम्स चेंज हो जाते हैं, उनकी प्लेस पे दूसरा एटम आ जाता। एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं अपन, CH4 प्लस Cl2 गिव्स
सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पे HCl था ही नहीं, गैस ही नहीं थी। कैसा रिएक्शन, सनलाइट के रिएक्शन की वजह से ये जो है ना HCl बना यहाँ पे, और ये H जो यहाँ पे देखो CH4 है, यहाँ पे CH3 हो गया, मतलब H3 हो गया। यहाँ H कितने थे, 4 थे, एक हो गया। वो H कहाँ पे गया, क्लोरीन के साथ में, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है ऑडियंस। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हंट्स रूल विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड अबव प्रिंसिपल विथ मोलर चार्ट। तो पहले हंट्स रूल क्या है, हंट्स रूल क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो देख लेंगे। आंसर है हमारा हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या मालूम है आपको, क्या लिख सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बात हुई थी इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बात हुई थी। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होना, ऑर्बिटल्स के अंदर। स्टार्ट्स ओनली व्हेन ऑल available empty orbitals of the same energy मतलब degenerated orbitals are singly occupied। ये था हमारा हंट्स रूल, ये था हंट्स रूल। हंट्स रूल क्लियर बोल रहा कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स स्टार्ट्स ओनली व्हेन ऑल अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। अब इसको अपन समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए, जो भी डेफिनेशन था अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे क्लियरली बोला कि कार्बन का एग्जांपल ले लो। कार्बन का एग्जांपल, पहले अपन ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिट, और ये है दूसरा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ तो बढ़ गए, इनको बोले थे यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो अपन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, रेड साइन से कर देता हूँ कि ये हमारे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अब प्रिंसिपल का बोलना ये था कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे px py pz है, px py pz है। px py pz में ऑर्बिटल्स कैसा फिल करना अपन, ये रहा इसका स्पिन, पहला एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो और एक इलेक्ट्रॉन अपन उल्टा स्पिन रख के कर देना ऐसा, तो कंप्लीटली फिल हो गए। आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है बोले तो ऐसा फिल करना। क्वेश्चन में बोला कि कार्बन का इस्तेमाल करो, कार्बन का एग्जाम्पल लेके करो, कार्बन भी एक बार कार्बन का भी लिख देंगे ऐसे सेम। कार्बन का इस तरीके से, न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में, पहले तो कार्बन मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6 राइट। तो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, पहले ऑर्बिट में तो 2 आ गए, उसके बाद ये कार्बन है, तो इसके अंदर कितने, 2 यहाँ पे हो गए बोले तो, और कितने, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटम कार्बन, एटम एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 1s2 2s2 2p2 2p2। तो पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ में, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर मतलब 2 ऑर्बिटल्स सॉरी, और एक ऑर्बिटल के अंदर, पहले ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए विद अपोजिट स्पिन्स। एक स्पिन देखो इसका ऊपर है, एक स्पिन नीचे है। ये है p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ पे कितने लिखे हुआ है, 2, एक इधर आना है, उसके बाद एक इधर आना है। आप इधर नहीं लिख सकता हूं मैं, और एक, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता। पहले सिंगल सिंगल रख, पहले फिल कर लेना, मान लो यहाँ पे भी आ गया, उसके बाद फिर फिल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बोल के यहाँ नहीं रख सकते अपन। और स्पिन देखो इसका ऊपर की तरफ है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आया तो वो इधर आता, यहाँ तक होने के बाद क्या होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता,
ठीक है ना, कंप्लीटली ऑर्बिटल पहले सिंगल फिल होना, उसके बाद फिर अपोजिट स्पिन के साथ फिल करना। तो ये px में एक इलेक्ट्रॉन आया, py में एक इलेक्ट्रॉन आया। तो इस तरीके से हर्ट्ज रूल का बोलना था कि पहले आप ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, जैसा एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो फिर से उसका पेयर करो, लेकिन पहले ही बार में पेयर नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे दो एटम्स लेके समझाया, एक ऑक्सीजन, पहले का एटम लेके, ऑक्सीजन का एटम लेके समझाया, फिर कार्बन लेके समझाया, जो क्वेश्चन में पूछा था कार्बन, तो कार्बन लेके समझाया मैं। ठीक है ऑडियंस, अब है ऑब्बा प्रिंसिपल। क्वेश्चन में ये भी पूछा आपको ऑब्बा प्रिंसिपल। देखो आप, ऑब्बा प्रिंसिपल विथ मोलर चार्ट। हर्ट्ज रूल समझ लिए अपन, अब क्या कर रहे हैं अपन, ऑब्बा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। ठीक है, AUFBAU, ऑब्बा प्रिंसिपल। ऑब्बा प्रिंसिपल, ये जो ऑब्बा प्रिंसिपल है, ऑब्बा का मतलब होता है टू बिल्ड, कोई चीज को बनाना। ठीक है, तो ऑब्बा प्रिंसिपल क्या बोल रहा, उनका बोलना था कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, पहले ऑर्बिटल्स को आप कैसा फिल्ड करना है इसको, इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिल करना है बोले। अब मैं सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का, 11। ये है उसका न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरे ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ऑर्बिट, लास्ट वाला ऑर्बिट, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा डायग्राम अलग हो गया, राउंड आना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अंदर 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर के 2 मतलब 10, यहाँ पे 11। अब उन्होंने बोले कि, अव्वा बोले कि ऑर्बिटल्स को कैसा फिल करना, बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब सवाल ये आता कि हाउ टू फाइंड एनर्जी, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड द एनर्जी, एनर्जी कैसा पहचानना ऑफ ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसा पहचानना, ये सवाल है, एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम करे तो इलेक्ट्रॉन कैसा फिल करना वो मालूम होता अपने को। तो ऑर्बिटल की एनर्जी मालूम करने के लिए अपने को एन की वैल्यू मालूम होना जरूरी है और एल की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। जैसे कि एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, एन से, और अजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट किससे करते हैं या रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, एल से। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि मान लो एन की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है वो के शेल है, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। ये n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, आप ले तो n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब k शेल, n की वैल्यू 2 है मतलब l शेल, n की वैल्यू 3 है मतलब m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल। यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सब ऑर्बिटल्स आते हैं इसमें, s p d f। यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर को, अजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन l की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते बोला मैं, तो 0 से शुरू होता है l की वैल्यू पहले, उसके बाद एल की वैल्यू 1 होती, एल की वैल्यू 2 होती, एल की वैल्यू 3 होती। देखो आप, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, उसी तरह डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है 3। क्लियर, यहाँ तक समझ गए आप? ओके, अगर ये बात समझ गए आप तो फिर अब आपको यहाँ पे समझना है 3s एंड 4p, इसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल होना है वो देखना है। बोले तो आप पहले एन की वैल्यू निकालो, इसमें से एन की वैल्यू क्या है इसकी 3 है, और एल की वैल्यू क्या है एस के लिए, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है 0 0, तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या होती 3। डन। उसी तरह यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 4, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1 1, तो एन प्लस एल करना पड़ता, मतलब क्या है 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा फिल होने वाला है, सबसे पहले 3s फिल होने वाला है, उसके बाद 4p फिल होता। एग्जाम्पल और एक लेंगे, 2p एंड 3s, सबसे पहले कौन फिल होने वाला है, तो एल की, एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू देखो, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या आ गया 3। इसके लिए एन की वैल्यू है 3 प्लस एस के लिए वैल्यू क्या है एल की वैल्यू 0, इसका भी आंसर आ गया 3। अब दोनों में से सबसे पहले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होने वाले हैं, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले बोले तो जिसकी लोअर एनर्जी है, तो लोअर एनर्जी किसकी है यहाँ पे 2p की है। हाँ वो तो सेम आंसर आ रहा, लेकिन फिर भी अपन
देखने वाले हैं यहाँ पे, ये जो n की वैल्यू को देख के अपन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पहले फिल होता वो देख के अपन उसको एंटर करेंगे, मतलब फिल करेंगे। ठीक है ऑडियंस, तो इससे हमारा आंसर सेक्शन 8 कंप्लीट हुआ और सेक्शन 7, सेक्शन 8, इसके बाद सेक्शन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में मोलर चार्ट भी बताया था। क्वेश्चन में इस 8 क्वेश्चन में मोलर चार्ट भी पूछा था। तो मोलर चार्ट देखो आप कैसा है, इसको बोलते हैं मोलर चार्ट। कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता, 1s के बाद 2s में, 1s उसके बाद फिर 2s, फिर ऐसा आता 1s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होते, पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होता देखो आप। तो पहले फिल होता 1s, ठीक है, मैं जरा इसको मार्कर यूज कर लेता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता, 1s, 1s फिल होता, 1s के बाद फिर 2s में, किसमें, 2s में, 2s ऑर्बिटल में जाता, 2s के बाद फिर घूम के हो जाता 3p में, ठीक है, 3p में, इसमें 2p, सॉरी 3p नहीं, दिस इज 2p। देखो 1s ऑर्बिटल में गया, फिर घूम के आया 2s में, 2s में जाने के बाद फिर 2p, 2p के बाद फिर 3s, फिर 3s से होके, 3s से होके वो ऐसा जाके फिर 3p, फिर 3p से होके फिर 4s, फिर 4s से फिर घूम के फिर 3d। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल होते, जैसा बोले वैसा नहीं होते, बेस्ड ऑन ऑर्बिटल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके। आप जाके अगर मोलर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा फिल होते ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है ऑडियंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है लैब एक्टिविटी सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। लिस्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोले तो क्या, जो करंट को फ्लो होने से रोकती किसी भी चीज में से, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी वायर का, देखो आप मेरी इस बात को समझो, पहले पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूं पहले। टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, अब इसका आंसर लिखेंगे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मान लो छोटा एक वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कम रहता, अगर अपन वायर को बढ़ा दिए, बड़ा कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता। इसका मतलब ये है इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस कम है क्योंकि वायर छोटा है, और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए जो वायर है बहुत बड़ा है। वायर बढ़ रहा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा। वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है, सॉरी लेंथ तो बोल, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। यहाँ पे लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहता। किसकी लेंथ बात कर रहा हूं मैं, वायर की। अब देखो मान लो कि मैं इसको, ये जो है ना वायर इतना मोटा है, ठीक है, इतना मोटा वायर है, इसमें रेजिस्टेंस कितना रहता मालूम आपको, कंपेयर करो तो इससे, कंपेयर करो इससे, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है या इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस अभी भी इसमें ज्यादा है। अगर मैं इसको और बड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, अब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए जगह कम है। तो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। पहले आप देखो ये एक्टिविटी है, ये है इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें से। तो सबसे पहले करना क्या है, अपने को क्या प्रूव कर रहे हैं वो देख लो पहले। एक्टिविटी इस तरीके से पूछने वाले एग्जाम में, आपको देखना है रेसिस्टेंस की बात हो रही क्या और लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात हो रही क्या। रेसिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर ये एक्टिविटी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिविटी को देखते जाओ बस। सबसे पहले आपको जब भी आप एक्टिविटी लिखते तो एम लिखना, एम में तो आप जो क्वेश्चन में है वही लिखते, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू प्रूव दैट द रेसिस्टेंस, prove that the resistance of a conductor is directly, बोलो मैं डायरेक्टली बोलता हूं सीधा, डायरेक्टली proportional to its length, to its length। ठीक है, इस तरीके से अपन पहले प्रूफ लिख लेंगे। ये था हमारा एम, टू प्रूव दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ओके, अब इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस डायग्राम को समझो पहले। ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारी बैटरी है, बैटरी के बीच में छोटा लाइन और बड़ी लाइन रहना, बीच में ये नहीं आना कुछ भी, ठीक है। ओके, तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन मतलब एक छोटा मतलब बड़ा मतलब प्लस, ये छोटा मतलब माइनस। ठीक है ऑडियंस, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं की, दिस इज की। ये क्या है, अमीटर बोलते हैं इसको, अमीटर। ये क्या है, बैटरी, बैटरी। बड़ी लाइन को प्लस बोलना, छोटी लाइन को माइनस बोलना। यहाँ पे कनेक्टर लगे हुआ है,
ये पी क्यू लिख दिया मैं, ये इसका एंड तो भी एंड है इसके। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये आयरन आयरन स्पोक है, समझो, आयरन स्पोक, ठीक है, ये आयरन स्पोक है। तो क्या होता है जब हम इस सर्क्यूट के अंदर से करंट को फ्लो होने देते, करंट जब फ्लो होता है इसमें से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, हम क्या गौर करते हैं कि अगर ये अब इसमें रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या करता, करंट को फ्लो होने से रोकता। अब जितना भी करंट पी के पास है क्यू के पास से निकलना, फिर या क्यू के पास है तो पी के पास से निकलना। लेकिन ये जो आयरन स्पोक है इसका एक रेसिस्टेंस, मतलब करंट को इन्हें पूरा फ्लो होने देता, रुक रुक के फ्लो होने देता, या करंट इसमें जब जाएगा तो स्पीड नहीं आ सकता, करंट स्लो स्लो जाता है इसमें से। अभी कितना है, मान लो मैं इसको, अभी ये 2 सेंटीमीटर का है, समझो, करंट क्या रेसिस्टेंस क्या है इसका, कुछ है, समझो, रेसिस्टेंस भी अपना एक वैल्यू है, समझो। जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ाते जाऊंगा और लंबा और इतना बड़ा कर दूंगा वायर को, ये स्पोक को, मान लो पहले 5 सेंटीमीटर करा, उसके बाद लास्ट में जो बड़ा करा मैं 10 सेंटीमीटर का, ये स्पोक, ये जो वायर है इतना बड़ा कर दिया मैं। तो क्या होता, अब जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाते जाऊंगा स्पोक की, वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाता। जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा करंट का फ्लो कम होता, ठीक है। वही चीज को अपन एक्सप्लेन करना था यहाँ पे, इतनी सी बात थी बस। एपेरेटस, एपेरेटस बोले तो जो जो चीज़ें इसमें इस एक्टिविटी में अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो बैटरी है, उसके बाद अमीटर है, उसके बाद की है, और वायर्स है, और क्या है, आयरन स्पोक है। आयरन स्पोक क्या है, आयरन स्पोक। ये सारी चीजें जो भी अपने इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में यूज करें, वो हमें लिख लेना एपेरेटस बोल के। अगर आप चाह रहे हैं नहीं सर हमको याद रहता मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखते हैं हम बोले तो आप लिख ले सकते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड बोले तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, आप चाहे मटेरियल रिक्वायर्ड लिखो या एपेरेटस लिखो, नो प्रॉब्लम। अब वो जो प्रोसीजर है, मैं वो प्रोसीजर के पॉइंट्स लिख रहा हूँ। प्रोसीजर में मेक द सर्क्यूट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कनेक्ट वन आयरन स्पोक, आयरन स्पोक को कनेक्ट करो सर्क्यूट के अंदर, एंड क्लोज द सर्क्यूट, क्लोज द सर्क्यूट मतलब उसमें से करंट फ्लो होना। नोट द अमीटर, नोट द अमीटर, अमीटर के अंदर क्या होता, करंट, क्या करंट की वैल्यू रीड, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं अपन अमीटर के अंदर। नोट द अमीटर रीडिंग, ठीक है, ओके। कंटिन्यू, कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट, कंटिन्यू करते जाओ एक्सपेरिमेंट को, किसके साथ में, विथ डिफरेंट आयरन स्पोक्स, मतलब डिफरेंट आयरन स्पोक्स, मतलब पहले 2 सेंटीमीटर का लो, फिर 5 सेंटीमीटर का लो, फिर 10 सेंटीमीटर का लो, ठीक है ना। ऐसा आयरन स्पोक का जो लेंथ है धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अब क्या ऑब्जर्वेशन करें अपन, वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखो, ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करें, वी ऑब्जर्व दैट एज द लेंथ, जैसे जैसे अपन लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द आयरन स्पोक की लेंथ इंक्रीज करते गए तो क्या हो रहा, इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, करंट क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। करंट मतलब लेंथ बढ़ रही, लेंथ के बढ़ने से करंट क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो रिजल्ट में अपने को क्या समझ में आया फाइनली, वो लिख देंगे। हमें समझ गए इससे कि जब भी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, लेंथ बढ़ेगा ऑफ द आयरन स्पोक, ऑफ द आयरन स्पोक, एज द लेंथ ऑफ द आयरन स्पोक इंक्रीजेस, जैसे जैसे लेंथ आयरन स्पोक का इंक्रीज करेंगे, द रेसिस्टेंस बढ़ जाता, रेसिस्टेंस इंक्रीज और इंक्रीजेस, उसको अपन इस तरीके से लिख ले सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, मतलब एक चीज के बढ़ने से, देखो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली और इनवर्सली, ये प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ना, एक्स की वैल्यू बढ़ रही बोलते वाई की वैल्यू भी बढ़ना, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए की वैल्यू अगर, किसी एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही, वाई की वैल्यू घट रही, या वाइस वर्सा, वाई की वैल्यू घट रही, एक्स की वैल्यू बढ़ रही, ये अपोजिट में काम करता है, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक की वैल्यू बढ़ने से और एक वैल्यू भी बढ़ रही तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे सिचुएशन में इसके अंदर लेंथ के इंक्रीज होने से, लेंथ के इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा एग्जांपल के जरिए, लेंथ इंक्रीजेस
रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, करंट आई डिक्रीजेस। ठीक है ना, रेसिस्टेंस बढ़ रहा मतलब करंट कम फ्लो हो रहा, तो करंट कम हो रहा, लेंथ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता, करंट कम होता। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिख ले सकता हूँ मैं, आर, देखो आप, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितना आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा इस चीज। ठीक है ऑडियंस, ओके, थैंक यू सो मच।